हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ई ट्यूशन प्लस के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। आज के इस वीडियो में मैं जो है पार्टनरशिप फर्म के जो कोर फंडामेंटल्स है उसके बारे में आप सभी से डिस्कस करूंगा। बेसिक्स को लेके चलेंगे, बेसिक्स कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, जिससे आप सभी को पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो समझ में आए और आप आने वाले टाइम में पार्टनरशिप बिजनेस के क्वेश्चंस को आसानी से समझ के सॉल्व कर सको। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यह है कि आप सभी को पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारे बेसिक्स इंफॉर्मेशन पता हो जाए। स्टूडेंट, हम लोगों ने क्लास 11 में जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है कि केवल एक व्यक्ति अपने व्यापार का क्या है, स्वामी है। एक व्यक्ति अपने व्यापार का मालिक है और उस व्यापार को होने वाले प्रॉफिट्स और लॉस के लिए केवल एक व्यक्ति ही उत्तरदायित्व लेता है। यानी व्यापार को लाभ होगा तो उस व्यक्ति के जेब में जाएगा और अगर उस व्यापार को लॉस या हानि होती है तो वो भी उसी व्यक्ति के जेब से जाएगा। क्लास 11 में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसी के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप वह व्यक्ति होता है जो केवल व्यापार का अकेला मालिक होता है और व्यापार को होने वाले लाभ और हानि के लिए केवल वही व्यक्ति जिम्मेदार होता है। अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, ये जानने से पहले हम जानते हैं कि पार्टनर्स होता क्या है। स्टूडेंट, ये मोहन नाम का व्यक्ति है। मान लेते हैं ये क्या है, मोहन नाम का व्यक्ति है। इसका एक व्यापार है, एक बिजनेस है। अब मोहन क्या चाहता है कि वो अपने व्यापार को बड़े लेवल पे करना चाहता है, अपने व्यापार को बड़ा करना चाहता है। अभी तक मोहन क्या था? सोल प्रोप्राइटर था, अपने बिजनेस का अकेला मालिक था। अब मोहन को अपने व्यापार को क्या करना है? बड़ा करना है। तो मोहन जाता है अमर के पास। अमर क्या है? उसके बचपन का फ्रेंड है। किसके पास गया? अमर के पास गया। मोहन गया अमर के पास और अमर को बोलता है, देख यार अमर, मेरे को ना अपना व्यापार बड़ा करना है लेकिन मैं अकेला उसको नहीं कर पाऊंगा, तो तू भी मेरे साथ बिजनेस में आ जा। अब पहले मोहन अकेला व्यक्ति था, अब अमर भी उस बिजनेस में जुड़ गया। उस बिजनेस में क्या कर गया? जुड़ गया। अब अमर एग्री हो गया कि चल भाई ठीक है, व्यापार बड़ा करेंगे, दोनों मिलके करेंगे, बहुत मजा आएगा, खूब पैसे कमाएंगे, है ना। तो अमर और मोहन अब क्या हो गए? पार्टनर्स बन गए। उस व्यापार का क्या बन गए स्टूडेंट? पार्टनर्स बन गए। अब इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन हो गया? पार्टनरशिप का रिलेशन हो गया। पार्टनरशिप का रिलेशन हो गया। समझ में आया क्या हुआ? पहले मोहन सोल प्रोप्राइटर था, लेकिन मोहन को अपना व्यापार बड़ा करना है लेकिन वो अकेला नहीं कर सकता था। तो मोहन क्या किया? अमर के पास गया, उसके बचपन का फ्रेंड है, उसको बोलता है कि अब अपन व्यापार बड़ा करेंगे तो तू भी इस व्यापार में आ जा। अमर एग्री हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप का रिलेशन हो गया। दोनों अब साझेदारी से व्यापार करेंगे, है ना। दोनों एक दूसरे के साझेदार हो गए। लेकिन जब मैं इनके बिजनेस की बातें करूंगा, है ना, तो वो बिजनेस क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? पार्टनरशिप फर्म। क्लियर हुआ? मोहन और अमर दोनों बिजनेस के क्या है? पार्टनर्स है। पहले ये दोनों इंडिविजुअल थे, लेकिन व्यापार को बड़ा करने के उद्देश्य से इन दोनों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी की। क्लियर है? जब ये दोनों एक दूसरे के साझेदार बन गए और जब ये लोग एक दूसरे के पार्टनर्स बन के पूरे बिजनेस को चलाएंगे तो वो बिजनेस क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। समझ में आ गया? ये तो था पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं। अब हम जरा समझते हैं नेचर ऑफ पार्टनर्स, है ना। नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, इसको जो है मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा। यानी कि
इसको मैं 2 टाइप्स में कन्वर्ट कर दूंगा। पहला हो जाएगा हमारा अकाउंटिंग, सबसे पहले हम लोग जो है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझते हैं। ये 2 पार्टनर्स हैं, है ना। 2 पार्टनर्स कौन कौन है स्टूडेंट? एक हो गया मोहन और एक हो गया अमर, और ये हो गया उनका पार्टनरशिप फर्म, यानी ये क्या है स्टूडेंट? उनका व्यापार है। जब हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, तो हम केवल और केवल फर्म का अकाउंटिंग करेंगे। किसका अकाउंटिंग करेंगे? फर्म का अकाउंटिंग करेंगे, पार्टनर्स का अकाउंटिंग नहीं करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, है ना। जब भी हम अकाउंटिंग पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे या फिर जब हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करेंगे तो हम केवल उस बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे, पार्टनर्स का अकाउंटिंग नहीं करेंगे। एक बार फिर से समझते हैं, जब हम अकाउंटिंग करेंगे, है ना, तो हम लोग केवल किसका अकाउंटिंग करेंगे स्टूडेंट? फर्म का अकाउंटिंग करेंगे, उस बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे, ना कि दोनों पार्टनर्स का। यानी जब हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पार्टनरशिप फर्म के नेचर को समझेंगे तो दोनों पार्टनर्स अलग हैं और फर्म अलग है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। आप देखे होंगे कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं, है ना। तो अगर उस कंपनी में कुछ भी चीजें होती है या उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग का काम होता है तो वो जो है कंपनी को मद्देनजर रख के या फिर उस फर्म को मद्देनजर रख के अकाउंटिंग की जाती है। पार्टनर्स के इंडिविजुअल लाइफ में क्या चल रहा है इससे हमारे फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रही है इससे फर्म को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जब हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो हम केवल फर्म का अकाउंटिंग करेंगे। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? ये दोनों पार्टनर्स से हमें कोई लेन देन नहीं है। जब भी हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस है उससे रिलेटेड अकाउंटिंग की बात करेंगे, ना कि पार्टनर्स से रिलेटेड। पार्टनर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? पार्टनरशिप फर्म से मतलब है। हम केवल पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड अकाउंटिंग करेंगे। पार्टनर्स, इंडिविजुअल पार्टनर्स के लाइफ में क्या चल रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम केवल क्या करेंगे? पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करेंगे। क्लियर है? ये तो था पहला पॉइंट ऑफ व्यू। अब सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू में मैं लीगल की तरफ चलता हूँ, है ना। एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, लीगल। यहाँ पे भी 2 पार्टनर्स हैं, मोहन और अमर। इनका भी क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म है। ये क्या है? फर्म, यानी कि ये है बिजनेस। क्लियर है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करेंगे तो पार्टनर्स और बिजनेस दोनों एक हो जाएंगे। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? अभी हम लोग जब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे तो फर्म और पार्टनर्स अलग अलग है। यानी कि हम केवल क्या करेंगे? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल फर्म का अकाउंटिंग करेंगे। हमें पार्टनर्स के इंडिविजुअल लाइफ में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहे हो कि पार्टनर्स और फर्म दोनों एक है। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सपोज मान लेते हैं कि ये जो दोनों जो पार्टनर्स है ना, उनका एक पार्टनरशिप फर्म है और इस पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया? बैंक से लोन लिया है। बैंक से लोन लिया है कितने का? 20 लाख रुपए का। कितने का लोन लिया है? 20 लाख रुपए का। लेकिन इस बिजनेस के पास ना पैसे नहीं है लोन पटाने के लिए। क्या है? पैसे नहीं है। तो क्या करेगी बैंक? अपना सारा पैसा छोड़ देगी क्या? नहीं छोड़ेगी। वो किनसे वसूल करेगी? पार्टनर से वसूल करेगी। क्यों वसूल करेगी? मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं, है ना। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नेचर जो पार्टनरशिप फर्म का है वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है और जो है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। जब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है तो हम केवल फर्म से रिलेटेड जो अकाउंटिंग करेंगे। हमें जो है इंडिविजुअल जो है पार्टनर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करेंगे
फर्म का, है ना, पार्टनरशिप फर्म का, तो पार्टनर्स और फर्म एक ही व्यक्ति होगा। पार्टनर्स और फर्म क्या होगा, एक ही होगा। इनके बीच जो दीवार थी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, है ना, वो गिर जाएगी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में। अब यहाँ पे समझते हैं, बैंक ने 20 लाख रुपए का लोन दिया इस फर्म को, अब ये फर्म ना चुका नहीं पा रही है, तो बैंक क्या करेगी, इन दोनों पार्टनर्स यानी कि फर्म के जो पार्टनर्स है उनसे ये पैसा जो है क्या करेगी, वसूल करेगी, उनसे जो है EMI पे करवाएगी, या फिर ये लोन जो है उनको ये दोनों पार्टनर्स को देना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट, कि ये जो पार्टनर्स है ना उनके जो है लायबिलिटी अनलिमिटेड होते हैं। अब ये अनलिमिटेड का मतलब क्या है वो जरा देख लेते हैं। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका क्या मतलब है, अगर पार्टनरशिप फर्म जो है बिजनेस जो है लोन पे नहीं कर पा रही है तो ये दोनों पार्टनर्स क्या होंगे, लाइबल होंगे। अगर बैंक क्या चाहेगी, मेरा पैसा जो है मुझको मिल जाए, यानी जो मैंने जो लोन के रूप में पैसे दिए हैं वो मेरे को मिल जाए। अगर ये फर्म पैसे नहीं चुका पा रही है तो बैंक बोलेगी भैया कि जो बिजनेस के पार्टनर है ना उनसे पैसा वसूल करेगी, चाहे उसके लिए इन दोनों पार्टनर को अपने घर बार ही क्यों ना बेचने पड़े, घर बार ही क्यों ना बेचने पड़े। इसलिए जो है पार्टनर्स के जो है लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होते हैं। आपको समझ आया, कहने का मतलब ये है कि जब हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो हम केवल फर्म को ध्यान में रख के अकाउंटिंग करेंगे, इंडिविजुअल पार्टनर्स की लाइफ में क्या हो रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही हो जाएंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन लिया है ना, अगर वो लोन को रीपे नहीं कर पा रही है तो पार्टनर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस लोन को रीपे करे, चाहे उसके लिए उसको अपना घर बार ही क्यों बेचना ना पड़े। समझ में आ गया, ये आपका हो गया नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अब आगे अपन बात करते हैं स्टूडेंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है और ये 1932 क्या है, ये जो कानून बना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो कब बना है, 1932 को बना है। कब बना है स्टूडेंट, 1932 को बना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यानी एक्ट मतलब कानून, इस कानून को बनाने का मतलब क्या है, इस कानून को बनाने से जो है क्या लाभ हुआ है, ये कानून क्या करती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है ना, जो है पार्टनरशिप रिलेटेड से जितने भी फर्म्स हैं उनका देख रेख करती है। क्या करती है, उनको रेगुलेट करती है। रेगुलेट करने का मतलब क्या है, देखिए होता क्या है स्टूडेंट कि जब इंडिविजुअल बिजनेस है यानी सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उस बिजनेस में क्या लड़ाई झगड़े होंगे, क्या नहीं होंगे। क्यों होंगे भाई, क्योंकि एक ही व्यक्ति उस व्यापार में लाभ और हानि के लिए क्या है, उत्तरदायी है ना। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है स्टूडेंट, पार्टनर्स बहुत सारे होते हैं, है ना, तो उनके बीच कुछ कुछ डिस्प्यूट होती है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी किसी चीज को लेके टेंशन क्रिएट हो जाता है, कभी जो है कहासुनी हो जाती है, पार्टनर्स के बीच बनती नहीं है ना। तो उस केस में क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है, यानी कि देखरेख करती है, ताकि पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट ना हो, यानी कि कोई तनाव पैदा ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, है ना, कोई मारपीट ना हो। क्लियर है स्टूडेंट, तो इसलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को बनाया गया है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या करी है, सबसे पहला जो काम करी है वो जो है ना, पार्टनरशिप फर्म को एक डेफिनेशन दी है। क्या दी है, एक डेफिनेशन दी है जो कि सेक्शन 4 में जो है वैलिड है, यानी सेक्शन 4 में जो है बताया गया है। सेक्शन 4 में जो है क्या करी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है पार्टनरशिप फर्म का क्या करी है, डेफिनेशन दी है। तो अपन उस डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं। पार्टनरशिप फर्म डेफिनेशन, डेफिनेशन जो है कुछ इस प्रकार है स्टूडेंट, अपन डेफिनेशन को पहले समझते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of a business carried by all or any of them acting for all। इसका मतलब समझते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, यानी कि दो व्यक्ति, यानी कोई
व्यक्तियों के बीच जो है क्या है, एक रिलेशन बन जाता है ना। एक रिलेशनशिप में आके क्या करते हैं वो लोग जो है बिजनेस को जो है चलाते हैं, यानी कि उन पार्टनर्स के बीच क्या क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट, रिलेशन क्रिएट हो जाता है। और दोनों एग्री होते हैं शेयर करने के लिए, किसको, प्रॉफिट्स को। अब यहाँ पे प्रॉफिट्स लिखा है तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इस प्रॉफिट का मतलब ये है कि प्रॉफिट और लॉस, यानी कि दो पर्सन एक रिलेशनशिप में आते हैं जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं, और वो दोनों क्या करते हैं, शेयर करना जो है एग्री हो जाते हैं शेयर करने के लिए प्रॉफिट और लॉस को, यानी कि उस पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट्स होंगे और लॉस होंगे उनको जो है शेयर करने के लिए एग्री हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। और क्या बोला गया है, ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल, है ना। अब इसका मतलब समझते हैं, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। अब इसका क्या मतलब होता है ये जरा समझ लेते हैं। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब, मान लेते हैं तीन पार्टनर्स हैं, है ना। एक एग्जांपल के थ्रू मानते हैं कि तीन पार्टनर्स हैं, मोहन है, अमर है और अश्विनी है। मोहन, अमर और अश्विनी, ये तीनों पार्टनर्स है ना। ये तीनों क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। अब अश्विनी जो है ना, अश्विनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, है ना। अश्विनी क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट। अश्विनी को क्या मिला है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि अश्विनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो ये दोनों, इन दोनों का कोई काम नहीं है। ये दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों पार्टनर्स भी क्या हो जाएंगे, लाइबल होंगे, यानी कि ये दोनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी केवल अश्विनी की नहीं है, इन तीनों की है। समझ में आया म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं मोहन, अमर और अश्विनी एक पार्टनर्स है, लेकिन अश्विनी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का ठेका इस अश्विनी ने लिया है, तो ऑटोमेटिक ही ये दोनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, उससे जुड़ जाएंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए लायबल होंगे। समझ में आ गया। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि जब पार्टनर्स किसी एक पार्टनर्स ने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या किसी बिजनेस को लिया है अपने हाथ में, है ना, तो उसको पूरा करने के लिए दोनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। यानी जवाबदारी किनकी होगी, ये तीनों पार्टनर्स की होगी जो पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट, ये इसका डेफिनेशन है। आई होप आपको इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है, पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट्स ना हो जाए, उनके बीच कोई जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो जाए, तनाव की स्थिति पैदा ना हो जाए, इसलिए जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है, देख रेख करती है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के सेक्शन नंबर 4 में जो है पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन दिया हुआ है। डेफिनेशन क्या बोलता है कि दो व्यक्ति के बीच या व्यक्तियों के बीच जो रिलेशनशिप बनता है और वह व्यापार को करने के लिए आगे आते हैं और वह एग्री होते हैं प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए, है ना। ये हमारा क्या है, पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन है। यहाँ पे मैंने म्यूचुअल एजेंसी को भी समझाया है कि अगर कोई एक पार्टनर्स जो है क्या करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसको पूरा करने के लिए पूरी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं वो ऑटोमेटिक बाइंड हो जाएंगे और उनकी भी जवाबदारी होगी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके देने की। समझ में आ गया। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, पार्टनरशिप फर्म को समझा, नेचर ऑफ पार्टनरशिप को समझा और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को समझा। अब हम समझेंगे फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या समझेंगे स्टूडेंट, फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे मैं जो है फीचर्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला स्टूडेंट, नंबर ऑफ पार्टनरशिप। पहला क्या है, नंबर
ऑफ पार्टनर्स। एक व्यक्ति अगर व्यापार को चला रहा है तो वो क्या है, सोल प्रोप्राइटर है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं, तो नंबर्स ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, मिनिमम 2, मिनिमम 2 पार्टनर्स। मैक्सिमम कितने होंगे स्टूडेंट, ये जरा जान लेते हैं। मैक्सिमम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलती है कि मैक्सिमम पार्टनर्स जो है केंद्र सरकार को बोल चुकी है कि आप चाहे जितने रख लीजिए लेकिन 100 से ज्यादा नहीं रख सकते। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या कहा है, उसने अपना जो पावर है पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स होंगे उनको लेके जो है पावर किसको दे दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना। किसको दे दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोली है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि 100 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होंगे। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 100 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होंगे। लेकिन साथ ही साथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोली है, पावर किसको दे दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ ये भी बोली है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 100 तक पार्टनर्स कर सकते हैं लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि 100 से ज़्यादा किसी भी पार्टनरशिप फर्म में नहीं होगा। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम कितना बोली है, 50 पार्टनर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करी है, 50 पार्टनर्स होने चाहिए। मैक्सिमम एक पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स होने चाहिए, 50 पार्टनर होने चाहिए। उससे ज़्यादा अगर चाहे तो 20 और बढ़ा सकती है, 10 और बढ़ा सकती है, 70 कर सकती है, 80 कर सकती है, 60 कर सकती है, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं कर सकती। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 50 से ज़्यादा नहीं, 50 से ज़्यादा नहीं होगी। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की जो संख्या वो कितनी होगी, 50 होगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना, या पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप, 50 पार्टनर। मैक्सिमम 50 पार्टनर और मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, 2 पार्टनर्स हो सकते हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। 50 क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932 उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि वो कितने भी मेंबर्स जो है पार्टनरशिप फर्म में अलाउ कर सकती है, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं कर सकती। 100 से ज़्यादा पे रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम जो है 50 मेंबर्स को बोला है कि 50 मेंबर ही पार्टनरशिप फर्म में जो है लाइबल होंगे, यानी कि मेंबर्स बन सकते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट माइनर पार्टनर का, एक कॉन्सेप्ट आता है माइनर पार्टनर का, माइनर पार्टनर। अब माइनर का मतलब क्या होता है, जिसकी एज जो है 18 से कम हो, है ना। माइनर का मतलब क्या होता है, 18 से कम हो जिसकी एज, क्या वो पार्टनर बन सकता है। बहुत सारे 18 से नीचे के बच्चे जो हैं बिजनेस में आ रहे हैं, वो भी बिजनेस कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो बिजनेस नहीं कर सकते। तो माइनर पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, जिनकी एज 18 से नीचे है वो भी जो है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन लागू होती है, यहाँ पे 2 कंडीशन लागू होती है। पहला कंडीशन क्या है, कॉन्सेंट ऑफ पार्टनर्स, है ना। क्या, कॉन्सेंट ऑफ पार्टनर्स। पहला क्या है स्टूडेंट, कॉन्सेंट ऑफ पार्टनर्स। इसका मतलब अपन पहले समझते हैं। मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में ना 20 लोग हैं, 20 व्यक्ति हैं, 20 मेंबर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, है ना। उसमें से क्या है, 19 पार्टनर जो है ना वो एग्री हो गए माइनर पार्टनर्स को लेने के लिए। लेकिन जो 20वें नंबर का पार्टनर है ना, या फिर एक पार्टनर है, वो बोलता है कि भैया हम इसको पार्टनर नहीं बनाएंगे। वो सहमत नहीं हुए हैं, है ना। वो सहमत नहीं हुए हैं किसको, माइनर पार्टनर को लेने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो माइनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। यानी माइनर कब पार्टनर बनेगा, जब पार्टनरशिप फर्म के सारे मेंबर्स क्या हो, एग्री हो, सहमत हो उसको पार्टनर बनाने के लिए। अगर कोई एक भी मेंबर एग्री नहीं है या एक भी मेंबर सहमत नहीं है उस माइनर को पार्टनर बनाने के लिए, तो वो माइनर जो है पार्टनर नहीं बन सकता। समझ में आ गया। सेकेंड जो कंडीशन है,
ओनली फॉर द प्रॉफिट, ओनली फॉर द प्रॉफिट, ओनली फॉर द प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है? अगर कोई माइनर जो है किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है तो वो केवल और केवल लाभ के लिए ही उत्तरदायी होगा, है ना। सपोज यानी कि किसी पार्टनरशिप फर्म में जो है उसको पार्टनर बनाया है और बोला है कि आपको प्रॉफिट का 20% शेयर देंगे। क्या देंगे स्टूडेंट? 20% शेयर देंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर व्यापार को हानि हुई यानी कि उस पार्टनरशिप फर्म को हानि हुई तो ये जो माइनर पार्टनर है उसको अपना 20% देना पड़ेगा। वो नहीं देगा, क्योंकि ऐसे एक्ट में बोला गया है कि माइनर जो पार्टनर है वो केवल और केवल किसके लिए उत्तरदायी होगा? प्रॉफिट के लिए। यानी कि पार्टनरशिप फर्म को जो है प्रॉफिट होगा तो उसको 20% शेयर देना, 20% जो है प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर उस पार्टनरशिप फर्म को हानि हो रही है तो वो उसके अमाउंट से वो 20% नहीं कटेगा। यानी कि माइनर पार्टनर क्या होगा? केवल और केवल प्रॉफिट के लिए लायबल होगा, लॉसेस के लिए नहीं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? अब सेकंड नंबर देखते हैं, एग्रीमेंट। क्या? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब समझ लेते हैं। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, है ना, सहमति पत्र। जब पार्टनर्स क्या करते हैं, व्यापार में साथ आते हैं, किसी व्यापार को करने के लिए साथ आते हैं, तो उन दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है। प्रॉफिट्स को लेके, कितनी कैपिटल लगाएंगे उसको लेके एक एग्रीमेंट होता है। अब ये एग्रीमेंट जो है ना वो कैसे होता होगा? सपोज एक अपन एग्जांपल से समझते हैं कि मोहन, है ना, और अमर क्या है? पार्टनर्स है, पार्टनर्स है। अब ये दोनों जो है ना, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है, सहमति पत्र, जिसको अपन स्टाम्प पेपर बोलते हैं, है ना। स्टाम्प पेपर में ये लोग क्या होते हैं? एग्रीमेंट बनाते हैं प्रॉफिट्स को लेके, कितना कैपिटल ये लोग लगाएंगे दोनों मिलके, और जो प्रॉफिट और लॉसेस को कैसे बियर करेंगे उनको लेके। तो इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है। अब ये जान लीजिए कि एग्रीमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं। एग्रीमेंट दो प्रकार से हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है ओरल, ओरल, और एक हो सकता है राइटिंग में। ओरल का मतलब समझ लेते हैं कि ये दोनों ना क्या करते हैं, बातचीत करके क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि भैया इतना प्रॉफिट तू लेना, इतना प्रॉफिट मैं लूंगा, इतना कैपिटल तुम लगाना, इतना कैपिटल मैं लगाऊंगा, इतना वेतन तुम लेना, इतना वेतन मैं लूंगा। ओरली होता है, जुबानी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये भी जो है ओरल एग्रीमेंट जो है वैलिड नहीं है। ये भी वैलिड होता है। कब होता है? जब इसका कोई रिकॉर्डिंग हो या फिर विटनेस साथ में हो, तब इसका महत्व बहुत होता है। लेकिन आज के टाइम में राइटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक स्टाम्प होता है, इस स्टाम्प में हम लोग जो है एग्रीमेंट बनाते हैं। इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि कितना प्रॉफिट हम दोनों को शेयर करना है। यानी कि अभी ये दो पार्टनर्स हैं, तो ये दो पार्टनर्स जब एग्रीमेंट बनाएंगे स्टाम्प पेपर पे तो बताएंगे कि हम लोग जो है प्रॉफिट को कितना शेयर करेंगे, ये दोनों कितना कैपिटल लगाएंगे उस बिजनेस में, कितना सैलरी लेंगे, और जो भी इधर उधर के खर्चे वो सब ये लोग कैसे करेंगे उसके बारे में पूरे डिटेल में लिखा होता है। ताकि अगर कोई जो इन केस जो डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, यानी कि कोई जो है सहमति नहीं बनी या फिर लड़ाई झगड़े जैसे नौबत आ गई या फिर इन दोनों के बीच नहीं बना, तो उस जो डीड में है ना, उस डीड में क्या होता है, उस डीड में जो है पूरा ब्यौरा होता है, जिससे कि डिस्प्यूट्स नहीं होते और पार्टनरशिप फर्म अच्छे से चल पाती है। समझ में आया? एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, एक ओरल होता है, एक राइटिंग में होता है। ओरल में अगर हो रहा है तो वो भी मान्य होती है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए या फिर विटनेस साथ में होना चाहिए। और सेकंड है राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग में होना। इनमें क्या है, पार्टनर्स के बीच जो भी डीड से संबंधित, यानी पार्टनरशिप डीड से संबंधित जो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसको मानना पड़ेगा। अगर कभी कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं या असहमति हो जाती है दोनों पार्टनर्स के बीच, तो वो जो डीड बना होगा, है ना, उससे सारे जो है कंक्लूजन जो है सॉल्व हो जाते हैं और पार्टनरशिप फर्म अच्छे से चलती है। सेकंड था एग्रीमेंट। अब तीसरा है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, इसको अपन जरा समझ लेते हैं ये क्या होता है। लॉफुल बिजनेस, सपोज ये मोहन और अमर जो है ना पार्टनर्स है, मोहन
और अमर जो है क्या है, पार्टनर्स हैं। अब ये लोग क्या करते हैं पता है स्टूडेंट, दोनों मिलकर ना कार चोरी करते हैं। कार चोरी करते हैं और उसको बेच देते हैं और पैसे को क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं आपस में। क्या ये लॉफुल बिजनेस है? आपको लगता है ये पार्टनरशिप बिजनेस है? आप बोल सकते हो कि दोनों तो पार्टनर्स हैं, लेकिन क्या ये लॉफुल बिजनेस है? लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है, लीगल बिजनेस, जो वैध है, इनलीगल बिजनेस नहीं। बिजनेस कौन सा होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। लीगल बिजनेस होने से जो है ये लॉफुल बिजनेस होता है, अन्यथा इस बिजनेस को बिजनेस या फिर पार्टनरशिप फर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो इलीगल बिजनेस है। समझ में आया? लॉफुल बिजनेस का मतलब जब पार्टनर्स लीगल बिजनेस करते हैं तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉफुल बिजनेस बोलते हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं, शेयरिंग प्रॉफिट। फोर्थ क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट। मान लेते 3 पार्टनर हैं, मोहन, अमर और अश्विनी। मोहन, अमर और अश्विनी, ये 3 पार्टनर हैं। अब ये मोहन और अमर क्या है ना, दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं, और अश्विनी इनका जिगरी दोस्त नहीं है। तो मोहन और अमर क्या बोलता है, भाई हम लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, है ना। क्या बोलता है मोहन अमर को, भाई अमर को बोलता है कि हम लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अश्विनी तो उतना मेहनत नहीं करता है, तो क्या इसको जो है कम प्रॉफिट का शेयर दिया जाए, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है और जो डीड में लिखा हुआ है, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है, उससे कम जो इसको प्रॉफिट शेयर किया जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग ही पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा या लॉस को जो है शेयर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा तो फिर असहमति बनेगी और पार्टनरशिप फॉर्म टूट भी सकती है। क्लियर है? अगर ये दोनों पार्टनर चाहे मोहन और अमर, तो अपने हिसाब से, है ना, अपने हिसाब से प्रॉफिट या लॉस को शेयर नहीं कर सकते। जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट को क्या कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। अभी तक मेरी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल or any of them acting for। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे समझा हुआ है म्यूचुअल एजेंसी। यहाँ पे हो जाएगा म्यूचुअल एजेंसी। मैंने इसको जो है पहले समझाया, एक बार और समझा देता हूँ कि 3 पार्टनर्स हैं, इस बार ए बी और सी लेते हैं ना। सी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो ये दोनों ए और बी बाइंड हो जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। समझ में आ गया? क्या हो जाएंगे? अगर 3 पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म में, सपोज यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के लिए 3 पार्टनर लिया है ए बी और सी। अगर सी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो ए और बी बाइंड हो जाएंगे, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए तीनों लायबल होंगे। समझ में आ गई मेरी बात? ये रहा स्टूडेंट आपके पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारे बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। आने वाले वीडियो में मैं पार्टनरशिप डीड के बारे में बातें करूंगा। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट? सबसे पहले हम लोगों ने जाना सोल प्रोप्राइटर, उसके बाद हम लोगों ने जाना प्रोप्राइटरशिप फर्म, उसके बाद हम लोगों ने जाना नेचर ऑफ पार्टनरशिप, है ना, इसके बारे में जाना, नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना स्टूडेंट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हम लोग जो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, हम
हम लोगों ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स के बारे में जो है जानकारी प्राप्त की। पार्टनरशिप फर्म के जो मैंने 5 आपको फीचर बताए हैं